स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं 1857 की क्रांति। बेटा सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं बेटा यहाँ से कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से और किसके नेतृत्व में हुई थी। बेटा चर्चा परिचर्चा करेंगे। दिल्ली, मेरठ, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, बरेली हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है। किसके द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया और कौन सा वह ब्रिटिश अधिकारी था जिसके द्वारा इस क्रांति को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। सभी महत्वपूर्ण जितने भी आपके लिए VIMP फैक्ट होंगे उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। क्या थे जो 1857 की क्रांति थी, क्यों इसका जन्म हुआ, अर्थात इसके क्या सामाजिक कारण थे, क्या इसके राजनीतिक कारण थे, क्या इसके तात्कालिक कारण थे। ठीक है, जुड़िए फटाफट एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सभी चीजों को आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। संक्षिप्त वीडियो है, VIMP है, यहाँ से बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। क्या था? जो 1857 की क्रांति थी, भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ क्या था, एक व्यापक और असफल विद्रोह था जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभुत्व शक्ति के रूप में कार्य किया था। बेटा क्या क्या था? जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया था। जानते हैं ये विद्रोह क्या था, कैसे इसका जन्म हुआ। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या था, एक संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें क्या हो गई, हासिल हो गई। किसके द्वारा? कंपनी में जो सेना के सिपाही थे उनके द्वारा इस विद्रोह का क्या होता है, आरंभ होता है, जन्म होता है, लेकिन बाद में इसमें जनता की भी क्या भागीदारी हो जाती है, जनता भी इसमें क्या करती है, हिस्सा लेती है। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है बेटा, VIMP है। ठीक है, सिपाही विद्रोह इसे कौन जानते हैं? जो ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा इसे क्या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है बेटा। ठीक है, भारतीय विद्रोह, ठीक है, महान विद्रोह, इसे भारतीय इतिहासकार क्या बोलते हैं? 1857 की क्रांति को भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं 1857 का विद्रोह हो गया भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध। बेटा VIMP है, आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति को भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसके द्वारा जाना जाता है? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा क्या इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध के नाम से किसके द्वारा इसे संबोधित किया गया? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। तो ठीक है, आपको याद रखना सिपाही विद्रोह इसे कौन बोलते हैं? ब्रिटिश इतिहासकार बोलते हैं। और भारतीय विद्रोह और महान विद्रोह कौन बोलते हैं? भारतीय इतिहासकार बोलते हैं। और 1857 का विद्रोह और विद्रोह की स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसे कौन बोलते हैं? हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो विद्रोह के कारण क्या क्या थे, आइए जान लेते हैं। तो विद्रोह का जो पहला राजनीतिक कारण क्या क्या था? ठीक है, जो राजनीतिक कारण क्या क्या था जिस कारण इस विद्रोह का जन्म होता है? बेटा देखो, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। ठीक है, अंग्रेजों की क्या थी उस समय? विस्तारवादी नीति इसका प्रमुख कारण था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों का विस्तारवादी नीति और व्यक्तिगत का सिद्धांत था। बेटा ठीक है, इसका राजनीतिक कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति का अगर जन्म होता है तो क्यों इसका जन्म होता है, क्या इसका प्रमुख कारण था? तो मैंने क्या बताया कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी और उसका क्या था, व्यक्तिगत का सिद्धांत इसका क्या था, प्रमुख कारण था। वहीं बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर दिया गया, बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा होने लगा। बेटा जिससे क्या हुआ, अन्य सत्तारूढ़ में परिवारों के मन में क्या भय पैदा होने लगा। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तपुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। बेटा ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई के दत्तपुत्र थी
उसको सिंहासन में बैठने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तब भी इसका क्या था, राजनीतिक कारण था। उसके पुत्र जो दत्तपुत्र था उसको झांसी के सिंहासन में बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। डलहौजी, ठीक है, ये डिवाइड एंड रूल डालता है क्या, डलहौजी है। इसका जो व्यक्तिगत का सिद्धांत होता है, किसका होता है व्यक्तिगत सिद्धांत, तो डलहौजी द्वारा दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत का पालन करते हुए क्या करता है, सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लेता है। कौन ले लेता है, डलहौजी। तो बेटा जो व्यक्तिगत सिद्धांत था बेटा, इसे हड़प नीति भी कहते थे बेटा। क्या होता था ये व्यक्तिगत सिद्धांत, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या होता था कि किसी शासक का शासन कर रहा है कोई राजा, उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो अपना पुत्र नहीं है तो उसका उस शासन पे और कोई नहीं बैठता था बेटा। क्या करते था, अगर पुत्र है तो पुत्र बैठेगा, नहीं है तो क्या कर लेता था, उसे कंपनी हड़प लेती थी बेटा, ठीक है। वो किसके अधीन आ जाती थी, कंपनी के अधीन आ जाती थी, ठीक है। सरल शब्दों में बैठूं, जो पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यक्तिगत का सिद्धांत है, हड़प नीति कहलाती थी बेटा, ठीक है। यह विस्तारवादी नीति थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए थे, ठीक है। जिसमें से एक आपका क्या होता है, व्यक्तिगत सिद्धांत है, हड़प नीति बेटा, ठीक है। हड़प नीति किसकी है, तो डलहौजी की होती है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की अपनी संतान नहीं थी तो वो अपने दत्तपुत्र को सिंहासन में बैठाना चाहती थी, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो इसका जो डलहौजी का व्यक्तिगत क्या था, सिद्धांत था, वो क्या बोलता था, वारिस न होने पे, पैतृक वारिस न होने पर उस शासन का अधिकार किसके पास आ जाता था, कंपनी के हाथों में आ जाता था, उसे हड़प लिया जाता था, ठीक है, उसे हड़प लिया जाता था। तो उसी व्यक्तिगत सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया था, ठीक है। वहीं जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए थे। देखो जैतपुर का शासन, संबलपुर का शासन और उदयपुर का शासन भी क्या कर लिया था, हड़प लिया गया था। जिसका कारण क्या था, उनका पैतृक वारिस न होना था और डलहौजी ने हड़प नीति से इन्हें भी अपने अधिकार में कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, ठीक है। जो लॉर्ड डलहौजी था उसने भी अवध, ठीक है, अवध का जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसे भी क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए, ठीक है। उसने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, जो अवध का शासन था उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। जिसके कारण क्या हुआ, ठीक है, जो अभिजात वर्ग था, हजारों लोग थे अभिजात वर्ग के, ठीक है, अधिकारी हो गए, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। जो ये कार्यवाही था इसने क्या कर दिया, अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। वहीं वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यक्तिगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीकी का सामना किया गया बेटा, ठीक है। 1840 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार क्या, व्यक्तिगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया, ठीक है। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासन के निह संतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था, अथवा शासन की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने के बाद उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था बेटा। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर पैतृक वारिस न हो तो शासन पे किसका अधिकार हो जाता था, कंपनी का अधिकार हो जाता था बेटा, ठीक है। कंपनी उस पर क्या कर लेती थी, अपने नियंत्रण में ले लेती थी, उसे कोई दूसरा क्या नहीं कर सकता था, उसी वंश का कोई दूसरा नहीं चला सकता था। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार क्या होता था, उसे कंपनी चलाती थी, कंपनी के अधिकार में आ जाता था वो शासन, ठीक है, याद रखना। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति की अधिकारों से दूर हो गए थे और अपने लाभप्रद पदों को भी खो चुके थे, ठीक है। इस समस्याओं ने किसको जन्म दिया, जो क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है, उनके बढ़ते असंतोष को भी क्या कर दिया गया, इसमें शामिल कर दिया गया, जिससे कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से भी दूर हो गए और अपने लाभप्रद पदों को भी खो चुके थे, ठीक है। तो ये इसके राजनीतिक कारण थे। अब परिचर्चा करते हैं कि 1857 के जो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे बेटे, ठीक है। राजनीतिक
कारण तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या था, हड़प नीति थी, ठीक है, और भी चीजें इसमें शामिल थी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या इस के सामाजिक और धार्मिक कारण थे 1857 क्रांति के, क्यों ये एक बहुत बड़ा विद्रोह के रूप में। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक और धार्मिक कारण में कि कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना भी प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अमानुषिक मतलब होता है अभद्र व्यवहार करने लगा, ठीक है। देखो, जिस शासन का राजा का कोई पैतृक वारिस नहीं है, उसके मृत्यु के पश्चात या उसके त्यागपत्र के बाद इन्होंने उस शासन को अपने कब्जे में तो कर लिया, ठीक है। कब्जे में करने के बाद ये बाद में क्या करने लगे, भारतीयों के साथ अमानुषिक या अभद्र व्यवहार भी करना इन्होंने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग क्या होने लगा, चिंतित था, ठीक है। भारत में तेजी से क्या फैल रही थी, पश्चिमी सभ्यता आ रही थी, ठीक है, जिसके कारण क्या आबादी का एक बहुत बड़ा भाग चिंतित था, ठीक है। अंग्रेजों ने रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग विस्तार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था, ठीक है। जो अंग्रेजों का क्या था, रहन सहन था, उनके अन्य व्यवहार थे, ठीक है, भारतीयों के साथ क्या था, अभद्र व्यवहार था, उनके उद्योग धंधे आविष्कार का कहीं न कहीं क्या कर रहा था, भारतीयों को असर डाल रहा था, भारतीयों पे इनका इफेक्ट पड़ रहा था। और वहीं 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया, ठीक है। 1850 में एक अधिनियम द्वारा क्या कर देते हैं, ये वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया इनको द्वारा, ठीक है। वहीं ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी, ठीक है। जो ईसाई धर्म अपना लेते थे उन्हें क्या करते थे, भारतीयों को वो उनकी पदोन्नति कर देते थे। वहीं भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले लोगों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था, ठीक है। जो भारतीय धर्म धर्म को क्या कर रहे हैं, उनका अनुपालन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सबको अपने अपने धर्म को क्या मानने की स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म के अपनाने की स्वतंत्रता है। तो इन्होंने क्या किया, जो भारतीय धर्म को अनुपालन कर रहे थे, भारतीय धर्म को अपना रहे थे, उनका क्या करने लगे, अपमान करने लगे, उन्हें कहीं न कहीं ये क्षति पहुंचाने लगे, ठीक है। इससे लोगों के मन में यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। जिस प्रकार ये भारतीयों पे क्या करने लगे, धर्म के प्रति क्या करने लगे, उन्हें अपमानजनक बातें, ठीक है, उन्हें अपमानित करने लगे, उसमें क्या हुआ, कहीं न कहीं भारतीय लोगों के मन में क्या संदेह उत्पन्न हुआ कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। वहीं सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया, ठीक है बेटा। जो सती प्रथा था, कन्या भ्रूण हत्या थी, ठीक है, ये कुप्रथाएं हैं, विधवा पुनर्विवाह होगी, ठीक है। तो इनको क्या करने लगे, वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को क्या कर रहे थे, सीधे चुनौती दे रहे थे बेटा, ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने के क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी तरीके बेटे, ठीक है। हिंदुओं और मुसलमानों के जो रूढ़िवादी जो तरीके थे उन पे क्या कर रहे थे, सीधे तरीके कर रहे थे बेटा। अपनी भारतीय शिक्षा, ठीक है, अब भारतीय अनुसार चल रही है, उसमें कोई दूसरी शिक्षा अगर उसका इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, उस अगर विदेशी शिक्षा को अधिक बल दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, इसे चुनौती दे रही थी। यहां तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत भी को भी संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगा, ठीक है। जैसे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ रेलवे का क्या किया, आविष्कार किया, और टेलीग्राम सेवा का भी क्या किया, इनका भी क्या किया, निर्माण किया। तो इनके निर्माण को भी संदेह की दृष्टि से क्या किया जाने लगा, देखे जाने लगा। तो ये इसके क्या थे, सामाजिक और धार्मिक कारण थे। वहीं 1857 की जो क्रांति थी उसके आर्थिक कारण क्या थे, ठीक है। आर्थिक कारण के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे बेटा, ठीक है। आर्थिक तरीके क्या थे, देखो ग्रामीण कृषि, देखो किसान क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है, ठीक है, अपने खेत में क्या कर रहा है, फसल उगा रहा है, और उस पे क्या कर रहा है, उस फसल का देखो 10 भाग उन्हें क्या कर रहा है, जमींदार को देना पड़ रहा है। देखो पहले तो खुद उगा रहा है, और उस पे भी क्या हो रहा है, जमींदार का अधिकार है, और जमींदार किसके पास, ब्रिटिश सरकार के पास गुजार रहा है। अपने ही जमीन पे क्या कर रहा है, कृषि उत्पाद कर रहा है, फसल उगा रहा है,
ठीक है, और उसका कर भी देने पड़ रहा है बेटा। देखो ऐसा इसका क्या आने लगा, ऐसे इनके नियम आने लगे। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में बताई थी जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी, जमींदारी, बिस्वेदारी, ठीक है, मालगुजारी, तो ये क्या प्रथाएं थी, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताए हैं कि कितना प्रतिशत इसका भूमि का लगान ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, वहीं अधिक संख्या में लोग महाजनों के लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियां, पुरानी पीढ़ियां जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। ठीक है, क्या करते थे किसान, जो गरीब किसान थे वो महाजनों से क्या करते थे, कर्ज लेते थे और उन्हें चुकाने में असमर्थ हो जाते थे। क्यों हो जाते थे, कर्ज तो दूर की बात है, वो बाद में उसका ब्याज चुकाने में ही रह जाते थे बेटा। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया, उसका कर्ज को चुका दिया, लेकिन उसका ब्याज चुकाते चुकाते उसकी क्या हो जाती थी, पीढ़ियां बीत जाती थी। यही कारण था कि जो उनके जमीन थे उनके हाथ से क्या हो रहे थे, निकलते जा रहे थे। ठीक है, वहीं बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया बेटा। ठीक है, जो किसान वर्ग था उनके ही परिवार से थे ये सैनिक, ठीक है, उनके ही परिवार से सैनिक थे, तो इनका गुस्सा क्या हो गया, जल्द सिपाही विद्रोह में फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत में कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, अब क्या होता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं हैं वो क्या कर देते हैं, भारतीय बाजार में प्रवेश कर देते हैं बेटा। ठीक है, जो ब्रिटिश के बनाए हुए कपड़े हैं वो क्या आ जाते हैं, भारतीय बाजार में आ जाते हैं, जो भारतीय कपड़ा उद्योग को क्या कर देते हैं, पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटिश के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है बेटा। ठीक है, भारतीयों के पास उतने क्या नहीं थे, कोई आविष्कार, भारतीय उस समय इतने अधिक क्या नहीं थे, विकसित नहीं थे, इतने अधिक उनने विकास नहीं किया था कि उनके पास कोई हैवी या भयंकर मशीन हो जिससे क्या हो कि कपड़े में बहुत ही सफाई हो, पतला धागे वाले कपड़े हो। ठीक है, तो ऐसे उनके पास कोई क्या नहीं थे, मशीन नहीं थे। ठीक है, मशीन निर्मित वस्तुएं नहीं थी, उनके पास क्या था, हस्तकला वाले, ठीक है, हस्तशिल्प, हथकरघा वाले, हाथों से क्या करते थे, वो कपड़ों का निर्माण करते थे। तो भारतीय को क्या करना पड़ा, और ब्रिटिश सरकार के सामने बहुत बड़े प्रतिस्पर्धा का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है सैन्य कारण क्या थे इसके। ठीक है, जैसे हमने पढ़े राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, अब इसके सामाजिक कारण क्या थे, इसके सैन्य कारण क्या थे। ठीक है, तो आइए सैन्य कारण जानते हैं, जहां से आपके लिए VIMP होता है बेटा। ठीक है, 1857 का विद्रोह एक संपूर्ण सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, किसके रूप में, एक सिपाही विद्रोह के रूप में 1857 का क्या विद्रोह क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत कितना था, बताओ मुझे, 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की बात करो, देखो पूरा समझना है। जो ब्रिटिश सैनिक थे उसमें भारतीय सैनिक कितने थे, 87% बेटा, उसमें भारतीय सैनिक थे। ठीक है, जो भारतीय, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश सैनिक थे उसमें से कितने, 87% भारतीय सैनिक उसमें भर्ती थे बेटा। ठीक है, शेष उसमें क्या थे, ब्रिटिश सैनिक थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था बेटा। सरकार ब्रिटिशों की है तो वो भारतीयों के साथ क्या करते थे, निम्न तरह की क्या करते थे, व्यवहार करते थे, उनके साथ अभद्र करते थे। ठीक है, उन्हें तरह तरह से जलील करते थे। देखो ब्रिटिश सैनिकों में एक बड़ा भाग तो भारतीय सैनिकों का है, लेकिन उस पे क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार हो गए, जलील करना ये आदि, ये ऐसे अत्याचार करते थे। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था बेटा। ठीक है, आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो अगर देखो एक कैप्टन है अपना, दो कैप्टन है, ठीक है, एक कैप्टन ये है, एक कैप्टन ये है। ठीक है, ये भारत से संलग्न है और ये ब्रिटिश से संलग्न है बेटा। ठीक है, इसकी सैलरी 20,000 है, जो अपना ब्रिटिश कैप्टन है इसकी सैलरी 20,000 है, तो भारतीय कैप्टन को 20,000 नहीं मिलती थी बेटा। ठीक है, इससे कम सैलरी मिलती थी, इसे 13,000 ही मिलेगी बेटा। ठीक है, तो बराबर की क्या इन्हें नहीं मिलती थी, सैलरी नहीं मिलती थी। ठीक है, दोनों की पोस्ट तो एक ही है, लेकिन ब्रिटिश जो कैप्टन है उसको क्या अच्छी सैलरी मिलती है, उसे अच्छा वेतन मिलता है अपेक्षा किसकी, भारतीय सैनिक की। ठीक है, तो इसलिए क्या होता था, भारतीय सैनिकों को ये निम्न वर्ग का मानते थे, उन्हें अभद्र व्यवहार करते थे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी बेटा, ठीक है। जो भारतीय सैनिक थे उन्हें क्या अपने घरों से दूर क्षेत्रों में भेज देते थे, ठीक है। जैसे ब्रिटिश सैनिक को तो अपने आसपास कर देते थे, जैसे ब्रिटिश सैनिक का घर है, ठीक है, उत्तराखंड का है ब्रिटिश सैनिक, तो उसे उत्तराखंड में ही काम करने देंगे, ठीक है। और जैसे उत्तराखंड का कोई दूसरे गांव का जैसे क्या है भारतीय सैनिक है, तो उसे क्या करेंगे, वो उत्तराखंड से दूर भेज देंगे, इसे अलग ही क्या देश में भेज देते थे कार्य करने के लिए, ठीक है। भारतीय सैनिक दूसरे देश में भेज देते थे, ठीक है। वही वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखो क्या कर दिया लॉर्ड कैनिंग, एक नियम लेके आते हैं, एक कानून लेके आते हैं। क्या कानून लाते हैं कि कोई भी सैनिक हो, ठीक है, अगर वो ब्रिटिश कंपनी में कार्यरत है तो जरूरत पड़ने पे उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चाहे वो क्या हो ब्रिटिश सैनिक हो, चाहे वो क्या हो भारतीय सैनिक हो, ठीक है। जरूरत पड़ने पर उसे कहां जाना पड़ेगा, समुद्र पार भी जाना पड़ेगा जो कंपनी में कार्यरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारतीय जाएगा वहां, ऐसा नहीं बेटा, दोनों जाएंगे, जरूरत पड़ने पर सभी को जाना पड़ेगा समुद्र पार, ठीक है, याद रखना। आइए अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कौन थे, क्या इनकी नीतियां थी। देखो चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था, ठीक है। देख कौन था, चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का क्या था, राजनेता और गवर्नर था। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसरॉय बना बेटा, ठीक है। भारत का पहला वायसरॉय कौन बना 1858 में, तो लॉर्ड कैनिंग बेटा, ठीक है। याद रखना लॉर्ड कैनिंग क्या बनता है अपना, भारत का पहला वॉइसरॉय बनता है भारत का, ठीक है। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित है। देखो उसके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हैं महत्वपूर्ण है, VIMP यहीं से प्रश्न बन जाएंगे बेटा, ठीक है। कि पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वॉइसरॉय कौन बना था, कौन था, आपको आंसर बताना है, ठीक है। देखो इसके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई थी। देखो वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था बेटा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग क्या 1857 की क्रांति को सफलतापूर्वक दबाने में क्या था, सक्षम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिससे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है। क्या आता है 1861 में, क्या आता है, भारतीय परिषद अधिनियम आता है, जिससे भारत में क्या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की जाती है बेटा, ठीक है। व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह का मुख्य कारणों में से एक था बेटा। क्या था, जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था कि किसी शासन का अगर पैतृक वारिस न हो तो उस राजा के मरने के बाद क्या होता था, अगर किसी राजा का पुत्र नहीं है, अभी राजा शासन कर रहा है, तो राजा के मरने के पश्चात या त्यागपत्र देने के पश्चात उस राज्य का शासन किसके हाथ में आ जाता था, कंपनी के हाथ में आ जाता था, ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ जाता था, ठीक है। देखो आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय, ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन हुआ, ठीक है। और इंपोर्टेंट है बेटा, भारतीय दंड संहिता 1858 में किसके कार्यकाल में घटित है, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब जानते हैं 1857 के तात्कालिक कारण क्या थे, ठीक है। उस समय उसके तत्कालीन कारण क्या थे, क्यों इसका जन्म हुआ बेटा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे, क्या थे, सैनिक थे। क्यों थे सैनिक, आइए जान लेते हैं। देखो एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा बेटा, ठीक है। क्या अफवाह फैल गई, जो एक नई राइफल का निर्माण करते हैं ब्रिटिश सरकार, जिसका नाम होता है एनफील्ड राइफल, ठीक है। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे, उस कारतूसों का निर्माण किससे हो रहा है, गाय हो गया, सुअर हो गया, भैंस हो गया, ठीक है। इनकी चर्बियों से क्या किया जा रहा है, इन एनफील्ड राइफलों का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो क्यों इसका एकदम से सेना क्यों भड़क उठी, देखो सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था बेटा, ठीक है। अफवाह क्या फैली कि जो एनफील्ड राइफल है इसके कारतूसों का निर्माण गाय और सुअरों की चर्बी से हो रही है, और इन राइफलों को लोड करने से पहले इस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था बेटा, ठीक है। तो अफवाह फैल गई, सैनिक को पता चली कि जिससे ये क्या करने लगे, भड़क गए, इनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने
उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ठीक है, हिंदू सिपाही थे जो ब्रिटिश सैनिक में, और जो मुस्लिम सिपाही थे उन्होंने क्या कर दिया, इन कारतूसों को मुंह से खोलने से क्या कर दिया, खोलने से इन्हें बिल्कुल साफ क्या कर दिया, इनका इनकार कर दिया कि हम इन एनफील्ड राइफलों को कारतूसों को मुंह से खोलेंगे नहीं। उन्होंने इसे साफ इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया। देखो, लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती का क्या किया, संशोधन किया, और जो विवादित कारतूस थे उन्हें क्या कर लिए, वापस ले लिए। लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। लेकिन ये बात सुन के, ठीक है, इन्होंने तो एकदम लाई, ठीक है, जो गाय एवं सुअर की चर्बी से कारतूस का निर्माण करने लगा, उससे क्या हुआ, भनक फैल गई, सिपाहियों में भी विद्रोह फैल गया। लेकिन लॉर्ड कैनिंग इसे वापस ले लेता है। सिपाही तो कुछ हद तक शांत हो जाते हैं, लेकिन ये क्या कर देता है, ये बात को सुन के जगह जगह पे अशांति फैल जाती है बेटा। ठीक है, अशांति फैल जाती है और धीरे धीरे करके भड़कने लगता है, एक मतलब कि थोड़ी थोड़ी आग से लिखने लगती है। ठीक है, वही मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया बेटा। ठीक है, देखो आ गई अब। ठीक है, मंगल पांडे आगे बेटे। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे का नाम सबसे पहले आपको सुनने में आता है। मार्च 1857 को नए राइफलों के प्रयोग के विरुद्ध में, ठीक है, 1857 में क्या आगे, नई राइफल आगे, इनके विरोध में क्या, विरोध में मंगल पांडे ने क्या कर दी, आवाज उठा दी बेटा। ठीक है, मंगल पांडे क्या थे, बहुत बड़े क्या थे, आंदोलनकारी थी, बहुत बड़े विरोधी बन गए। उन्होंने क्या कर दिया, इन नए कारतूस और राइफलों के विरुद्ध आवाज उठा दी और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया बेटा। ठीक है, बिल्कुल भी डरे नहीं, आवाज तो उठाई, लेकिन इनसे जो उच्च पदों में थे, क्या थे, अधिकारी थे, उन्हें क्या कर दिया, उन पे भी हमला कर दिया, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई बेटा। ठीक है, विरोध किया नए राइफल और कारतूसों का, और उस विरोध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों पे क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफलों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा सुना दी गई बेटा। ठीक है सॉरी, मैंने क्या बताया कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे तो नए उन्हें क्या कर दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, उससे पहले मार्च 1857 में जो नए राइफल आते हैं उनके विरोध में इन्होंने क्या कर दिया, आवाज उठा दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को क्या कर दिया, ले तमाशा दे दिया। ठीक है, उन पे क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी सुना दी गई और 9 अप्रैल 1857 को 85 भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया, इन राइफलों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया, जिसके विरोध में ब्रिटिश सरकार ने क्या कर देती है, 10-10 वर्ष के लिए सजा सुना देती है बेटा। ठीक है, विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। यह विद्रोह कहां से, पटना से लेकर, बिहार पटना से लेकर कहां तक, राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे बेटा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आपके डिस्ट्रिक्ट है बेटा। देखो, जो विद्रोह का मुख्य केंद्र था, मैंने क्या बताया कि कानपुर हो गया। ठीक है, कानपुर में किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और किसके द्वारा इसे कुचला गया। ठीक है, अभी आपको बताता हूं व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे, मुख्य केंद्र था। ठीक है, लखनऊ की बात कर लेते हैं। यह अवध की राजधानी थी। लखनऊ क्या थी, अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था अवध में। ठीक है, लखनऊ में किसमें, लखनऊ किसकी राजधानी थी, अवध की राजधानी थी। और इसमें लखनऊ में किस, जो अवध है, इसमें किसका नेतृत्व मिला था, तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, कानपुर नेक्स्ट है, कानपुर इसका दूसरा केंद्र था। विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तपुत्र नाना साहब ने किया था बेटा। ठीक है, इनके दत्तपुत्र, किसके दत्तपुत्र, पेशवा बाजीराव के दत्तपुत्र के थे कौन, नाना साहब, उन्होंने कानपुर में इसका नेतृत्व किया था। झांसी में देखो, झांसी में तो आप सभी जानते हो, ठीक है, कि चमक उठी सन 57 में, बहुत तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था बेटा। झांसी में किसने किया था, 22 वर्षीय क्या, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों
ने उनके दत्तपुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बेटा पहले ही मैंने बता दिया क्यों इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय व्यक्तिगत सिद्धांत भी उनका क्या था, डलहौजी का चल रहा था, जिसके कारण क्या था, इनके पति के मृत्यु के बाद इनके दत्तपुत्र को सिंहासन पर बैठने से ये क्या कर देते हैं, ब्रिटिश सरकार मना कर देती है, जिसकी वजह से 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों का नेतृत्व कहां से करती है, झांसी से करती है। ठीक है, ग्वालियर से आइए देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस समय वहां तक कब्जा कर लिया। ग्वालियर में कौन, झांसी लक्ष्मीबाई होगी और उनके सेनापति कौन थे, तात्या टोपे। ठीक है, वह ब्रिटिश सेना के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। बेटा ठीक है, ये जो झांसी की रानी थी, ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ी टक्कर दी, मजबूती से लड़ी, लेकिन अंत में क्या होती है, झांसी की रानी की हार हो जाती है। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जानते हैं बिहार। विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। ये कौन थे, जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से। आपसे पूछ लेगा कि बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से आपके क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है, दमन और विद्रोह की बात करते हैं बेटा। ठीक है, 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला, इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। बेटा ठीक है, 1 वर्ष से अधिक चला, लेकिन 1858 के मध्य तक इसे दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने के बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। मेरठ में क्या, विद्रोह भड़कने के बाद 14 महीने के बाद क्या, 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। अब चर्चा करते हैं कि कौन से स्थान पर कौन सा विद्रोह लड़ा गया, किसका उसमें नेतृत्व मिला और किसके द्वारा उसे दबा दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली में 1857 की जो क्रांति होती है, किसके द्वारा, भारतीय नेता कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था, इसके द्वारा इसका क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। लेकिन जॉन निकोलस इसे क्या कर देता है, निकोलसन इसे क्या कर देता है, दबा देता है, इसे रोक देता है, इस विद्रोह को आगे बढ़ने नहीं देता है। कौन, जॉन निकोलसन इसे दबा देता है। दिल्ली में कौन करता है नेतृत्व, बहादुर शाह जब द्वितीय करता है। ठीक है, लखनऊ में मैंने बता दिया। ठीक है, लखनऊ की राजधानी अवध थी। अवध में कौन, बेगम हजरत महल द्वारा इसे क्या किया जाता है, इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। लेकिन हेनरी लॉरेंस इसे क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, इसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं, इस क्रांति को क्या कर देते हैं, वहीं इसे दबा देता है। ठीक है, कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, नाना साहब द्वारा किया गया और सर कोलिन कैम्पबेल द्वारा इसे क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, दबा दिया गया। किसके द्वारा, सर कोलिन कैम्पबेल द्वारा। ठीक है, झांसी और ग्वालियर की बात करूं तो मैंने बता दिया, झांसी में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, उनका सेनापति कौन था, तात्या टोपे था, उनके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। लेकिन जनरल हुम रोज द्वारा इसे क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, इस विद्रोह को ये ऊपर उठने नहीं देते हैं। ठीक है, वहीं बरेली में भी इस विद्रोह का क्या होता है, आरंभ होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है, खान बहादुर खान करते हैं, खान बहादुर खान करते हैं। लेकिन सर कोलिन कैम्पबेल को यहाँ क्या कर देते हैं, भेज देते हैं कि तुम बरेली जाओ, और जो खान बहादुर खान क्या कर रहे हैं, जो 1857 का विद्रोह चल रहा है इसका नेतृत्व कर रहा है, तुम इसे दबा के आओ। तो सर कोलिन कैम्पबेल इसे क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। वहीं इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में होता है। कर्नल औंसल इसे क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, इस क्रांति को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, कुचल देते हैं। तो इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व कौन करते हैं, वहां के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली करते हैं। ठीक है, बिहार मैंने बता दिया, बिहार में कुंवर सिंह का नेतृत्व होता है और विलियम टेलर इसे क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। बेटा ठीक है, तो मैंने आपको एक बार रिविजन करा देता हूँ। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय द्वारा इसका नेतृत्व होता है, जॉन निकोलसन इसे दबा देते हैं। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल इसके क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, हेनरी लॉरेंस इसे क्या करते हैं, कुचल देते हैं। ठीक है, कानपुर में नाना साहब करते हैं, सर कोलिन कैम्पबेल इसे क्या करते हैं, दबा देते हैं। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन जनरल हुम रोजे इसे क्या करते हैं, दबा देते हैं, उठने नहीं देते हैं। बरेली में खान बहादुर खान द्वारा क्या विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है, सर कोलिन कैम्पबेल इसका क्या कर देते हैं, इस आवाज को उठने से दबा देते हैं। वहीं इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो मौलवी लियाकत अली द्वारा इसका नेतृत्व होता है।
कर्नल औंसल इसे क्या करते हैं, इस विद्रोह को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वहीं से कुचल देते हैं। बिहार में इस विद्रोह का जो नेतृत्व मिलता है कुंवर सिंह करते हैं, लेकिन विलियम टेलर इसे दबा देते हैं बेटा। ठीक है, तो इतना आपके लिए VIMP है। अब विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, क्यों इस विद्रोह को असफलता मिली, क्यों यह विद्रोह सफल नहीं हुआ। ठीक है, 1 वर्ष तक चला, 1857 से 1858 के मध्य तक चला, वहीं ये असफल क्यों हो गया, क्या इसके कारण थे, आइए जानते हैं। ठीक है, सीमित प्रभाव। ठीक है, इसका प्रभाव क्या था, सीमित था। अगर असीमित होता तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेता बेटा। ठीक है, सीमित प्रभाव। हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था। ठीक है, विद्रोह क्या था, बहुत ही बड़ा था, व्यापक मतलब होता है बड़ा, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्से इससे क्या था, अप्रभावित था। ठीक है, विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था। क्या था, जो विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर हो गया, और पंजाब के अधिकांश भाग इसमें क्या थे, शामिल थे। ठीक है, वहीं देखो बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर हो गया, और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, ये लोग भी इसमें क्या नहीं हुए थे, शामिल नहीं हुए थे। दक्षिण प्रांतों के भी इसमें भाग नहीं लिया था, दक्षिण प्रांत ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। अगर सभी क्षेत्र के लोग इसमें भाग लेते थे, ये बहुत बड़ा क्रांति हो जाता और सफल रहता था। ठीक है, प्रभावी नेतृत्व नहीं, इसका क्या था, प्रभावी नेतृत्व नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, देखो विद्रोहियों में, ठीक है, विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि क्या थे, बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रभावी नेतृत्व नहीं रहा, जिस प्रकार प्रभाव रहना चाहिए था, जिस प्रकार नेतृत्व जो लीडर में प्रभाव रहना चाहिए था, वो प्रभाव क्या था, कम था। हालांकि क्या बोल रहा है, नाना साहब हो गए, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई क्या थे, बहादुर नेता थे, लेकिन क्या थे, समग्र रूप से प्रभाव की कमी पड़ गई। सीमित संसाधन बेटा। ठीक है, सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन का कमी था बेटा। ठीक है, अगर देखो सरकार किसके द्वारा, अगर ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ब्रिटिश के अधीन सरकार है, तो रेल, डाक, तार, धन, जितने भी सेवाएं हैं, सब का नेतृत्व कौन कर रहा है, अपना ब्रिटिश सरकार कर रहा है, जिससे क्या रहेगी, भारतीय जो ये आंदोलनकारी थी, ये क्या रहेगी, धन से वंचित रहेंगे, हथियार इनके पास क्या रहेंगे, अल्प मात्रा में रहेंगे, जो इसका क्या था, सीमित संसाधन प्रमुख कारण था। ठीक है, मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी इसमें। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारियों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी बेटा। ठीक है, जो क्या थे, बंगाल के अमीर थे, व्यापारी थे, जमींदार थे, उन्होंने क्या की, इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या करे, अंग्रेजों की क्या की, मदद की बेटा। ठीक है, ये क्या थे, देशद्रोही थे भारत के। ठीक है तो भारत के जमींदार, है तो भारत की जन्मभूमि पे इनका जन्म हुआ है, भारत की रोटी ये खा रहे हैं, भारत से पल रहे हैं, फूल रहे हैं, भारत पे इनका पैतृक पूरा सब कुछ इनका भारत पे है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अमीर और जमींदारी वर्ग होने के कारण क्या कर दिया, जो विद्रोही हैं उनको दबाने में अंग्रेजों की क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विद्रोह का परिणाम क्या हुआ बेटा। ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है, कंपनी शासन का अंत। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है बेटा, सभी इससे परिचित हैं बेटा। 1857 की क्रांति से कौन परिचित नहीं है, मुझे बता दो बेटा, सभी इससे बच्चे क्या है, परिचित हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो क्या हुआ, 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। वहीं यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत तक कारण बना। ठीक है, यही विद्रोह क्या बना, ईस्ट इंडिया के शासन के अंत का कारण बनता है 1857 की क्रांति। ठीक है, हालांकि सफल नहीं रहा, असफल रहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत का कारण यही 1857 की क्रांति बनती है। ठीक है, ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन बेटा। ठीक है, ब्रिटिश राज का क्या, प्रत्यक्ष शासन है। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन को जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन था उसने क्या कर लिया, भारत के शासन को की जो जिम्मेदारी थी अपने हाथ में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को भारतीय प्रशासन को क्या, महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर भी पड़ा। ठीक है, वहीं भारत सरकार के कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब देखो धार्मिक
सहिष्णुता क्या थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं, फिर आपका अंतिम स्लाइड बचता है। ठीक है, देखो अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों को के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों को, परंपराओं को सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने क्या वादा किया था, जो भारत के लोग हैं इनका सम्मान करेंगे, इनका धर्म हो गया, इनका रीति रिवाजों का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। इन पे हम कोई जोर और जबरदस्ती नहीं करेंगे, इन पे हम कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे और इनके कोई धर्म और रीति रिवाजों को हम कुचलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशासनिक परिवर्तन। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसरॉय के पद में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, जो भारत का क्या था, गवर्नर जनरल का पद था, उसे वायसरॉय के पद से स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय शासकों के अधिकारियों को मान्यता दी गई। ठीक है, जो भारतीय शासक है उनके अधिकारियों को क्या कर दी गई, मान्यता दी गई। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और व्यक्तिगत जो क्या हड़प नीति थी, ठीक है, हड़प नीति पहले ही बता दिया मैंने, हड़प नीति थी डलहौजी की, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अपनी रियासतों को दत्त के पुत्र को सौंपने की छूट दे दी गई। ठीक है, अपनी रियासत को दत्त के पुत्र को सौंपने की छूट दे दी गई। ठीक है, याद रखना VI। तो अब देखो इस जो क्रांति हुई थी 1857 के, इसके निष्कर्ष क्या होते हैं। ठीक है, 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। जो विद्रोह था क्या, जो इसके वांछित लक्ष्य थे उसे प्राप्त करने में क्या रहा, विफल रहा। लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को बो दिया था। लेकिन इस विद्रोह ने क्या, भारतीय राष्ट्रवाद के बीजों को बो दिया था। ठीक है, अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 1857 के विद्रोह पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक है बेटा, VIMP है बेटा, यहां से प्रश्न बन जाएंगे बेटा। ठीक है, तो याद कर लेना कि 1857 की जो विद्रोह था उसमें प्रमुख पुस्तकें क्या क्या लिखी गई थी। तो पहली पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसकी पुस्तक है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, पूरन चंद्र जोशी द्वारा लिखी गई क्या, रिपब्लियन 1857 ए सिंपोजियन। किसके द्वारा, रिपब्लियन 1857 ए सिंपोजियन किसके द्वारा लिखी गई, तो पूरन चंद्र जोशी द्वारा लिखी गई। ठीक है, जॉर्ज ब्रूस एवं मल्लेसन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, द इंडियन मन्यूटी ऑफ 1857, द इंडियन मन्यूटी ऑफ 1857। ठीक है, क्रिस्टोफियर द्वारा, हिवर्ट द्वारा ग्रेट मिन्यूटी का नामक एक पुस्तक लिखी गई। वहीं इकबाल हुसैन द्वारा क्या लिखी गई, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। क्या, इनने क्या रिलीजन ऑफ आइडियोलॉजी लिखी। ठीक है, ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। ठीक है, खान मोहम्मद सादिर खान द्वारा एक्सकवेशंस ऑफ तुट अनुसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई, तो खान मोहम्मद सादिर खान द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो VIMP है। तो हमारा क्या 1857 की क्रांति के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा कर ली है। आपका क्या बनाया, पूरा बेस बना लिया 1857 की क्रांति के क्या तात्कालिक कारण थे, क्या धार्मिक कारण थे, क्या राजनीतिक कारण थे, क्या सामाजिक कारण थे और क्या उसके क्या थे प्रमुख कारण क्या थे कि ये विद्रोह का जन्म होता है, क्यों सैनिक एकदम से भड़क गए। ठीक है, मैंने बताया कि एक कारतूस का नाम बताया था, बताओ क्या था उस कारतूस का नाम, फटाफट बताओ मुझे। तो बेटा जो एनफील्ड राइफल था उसमें जो कारतूस का प्रयोग हो रहा था, उस कारतूस किससे बनी होती थी, गाय और सुअरों की चर्बी से बनी होती, ऐसी भनक लग गई थी। ठीक है, और उस राइफल को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, जिसने क्या भारतीय मुसलमानों ने जिसे क्या साफ इनकार कर दिया, जिससे 1857 की क्रांति और भी भड़क पड़ती है। बेटा इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। व्याख्यात्मक रूप में व्याख्या सही संपूर्ण निचोड़ कनेक्टिंग वीडियो हम आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मेरा दूसरा होगा, VIMP होगा सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, समय पे वीडियो पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन कर सकते हो बेटा।